जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम सर। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है, मुझे बताएँ साथ-साथ। जी हो गया। आप में से कितने बच्चों ने कर लिया है वो सेटअप जो वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है? हुँ? पाइथन का जो सेटअप था वो सबने कर लिया होगा? सर मेरा हो गया था। अब बाकी भी यहाँ पे मैसेज करके बता दो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी पहले रिज़ॉल्व कर लें। ये कैमरा ऑफ कर लें अपना। अगर कर लिया ना सेटअप तो एक दफ़ा टर्मिनल के अंदर जाएँ, टर्मिनल को ओपन करें। यहाँ पे आके लिखें पाइथन वर्जन, ये कंप्लीट लिख के तो देखें कि आपका कौन सा वर्जन आ रहा है। अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड है। एक दफ़ा ये सारे एक दफ़ा चेक कर लें। अच्छा, ये अभी आज का लेक्चर तो देख लेंगे आप मोबाइल से, कल से सारे लैपटॉप पे ही आना, ठीक है? अभी थोड़ा इसके अंदर तो थोड़ा ही काम है, लेकिन कल से ज़्यादा काम करेंगे, 10-15 दिनों के अंदर कवर करना है इसे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोगों ने फ़ोल्डर नहीं बनाया हुआ तो पाइथन का आप फ़ोल्डर बना लो। वीएस कोड के अंदर जाएँ, फाइल के अंदर जाएँ, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करें। डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे भी आपने फ़ोल्डर बनाना है, आके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें पाइथन वर्क का। अब मेरा पहले बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसको रीनेम कर लेते हैं पाईवर्क्स। अच्छा, जो उस वीडियो के अंदर जो पहली आपकी डे 1 की वीडियो थी उसके अंदर हमने सिर्फ देखा था पाइथन इंस्टॉल करने के बाद लास्ट पे कि आपने हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखा था, ठीक है? उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इसके अंदर आपने किया क्या है, जो फंक्शन का यूज़ किया था। बस 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करके फिर अगले जो डे में हमने करना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हो ना, आपके मोस्टली बच्चों के तो प्रोजेक्ट होंगे वेब रिलेटेड। बाकी 2 या 3 बच्चे हैं जिनके मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट है। सारों की लैंग्वेज सेम ही यूज़ होनी है। पाइथन आप लोगों ने इकट्ठे सीखनी है, बाद में जो आपके प्रोजेक्ट में फ्रेमवर्क यूज़ होगा ना वो आप वाइवा के टाइम पे सीखोगे, ठीक है? तो अभी ये आप लोग मिलजुल के सीख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सिर्फ एक ही बच्चे ने, मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही बच्चा लैपटॉप बैठा हुआ है, बाकी सारे नहीं है।
तो बच्चे चेक करके बता देना ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, फिर मैं स्टार्ट करूँ। आप लोग क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस यहीं पे कर लोगे तो मुझे ज़रा श्योरिटी हो जाएगी। पाइचाम इंस्टॉल किए, हम वी एस कोड के अंदर काम करेंगे। यहाँ पे मोस्टली बच्चों का वी एस कोड होगा यहाँ पे। बात एक ही है। अच्छा जी, चलें जी, मुझे सिर्फ बता दें एक दफ़ा कि आपको जो कोड यहाँ पे मैं लिखूँगा वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कोड नज़र आ रहा या और बड़ा कर दूँ इसे? ओके जी। अच्छा जी, पहले डे के अंदर हमने पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम अपने टर्मिनल के ऊपर सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट है, अभी इसको टेक्स्ट कह लेते हैं, सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट है जिसको प्रिंट कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या फंक्शन यूज़ किया था? प्रिंट फंक्शन। अभी हमें फंक्शन से कोई गिला नहीं है, बस हमने समझना ये है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस को आप इस तरह कह लो कि मेथड्स होते हैं या एक्शंस होते हैं जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो, जो पहले से अवेलेबल हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर। इसको आप बिल्ट इन फंक्शंस भी कह सकते हो, ठीक है। अब कोई भी फाइल अगर आपने रन करनी है पाइथन की, तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे अपने पाथ को डिफाइन करना है और पाइथन के इंटरप्रेटर से उस फाइल को रन करना है। इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है? एक ऐसी मशीन जो कोड को रीड करती है, समझती है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका एक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब अगर हमने ये फाइल रन करनी है तो पहले हमने इसका देखना है पाथ। अभी मैं बैठा हुआ हूँ यूज़र के अंदर, इब्शाम पीसी के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर, और पाई वर्क मेरे फोल्डर का नेम है। पाई वर्क फोल्डर के अंदर एक डे 1 का फोल्डर है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड डॉट पाई की फाइल है, ठीक है। अगर मैंने इस फाइल को पाइथन से रन करना है तो मैंने कुछ लिखना है इस तरह, पाइथन डे 1 स्लैश हेलो वर्ल्ड डॉट पाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ करो, डे 1 फोल्डर के अंदर जाओ, अगर तो डे 1 फोल्डर मेरे इस पाथ के अंदर अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर देखो कि हेलो वर्ल्ड डॉट पाई की फ़ाइल है, अगर है तो इसको पाइथन के इंटरप्रेटर से रन कर दें। एंटर करते हैं तो आपको जो भी आउटपुट था हेलो वर्ल्ड का वो आ गया। अगर इसको आप चेंज करके सेव करके दोबारा रन करोगे तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आई है कि हुआ क्या? फाइल्स और पाथ्स का रन कैसे करनी है फाइल। बच्चे आवाज़ कट रही है तो अपना आप इंटरनेट का जो आपका प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करें। रिकॉर्ड हो रही है वैसे सेशन, ये आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन अगर लाइव क्लास के अंदर आना है तो आपको इंटरनेट आपका ठीक करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो चीज़ें सीखने वाली हैं ना वो ये हैं सिर्फ कि इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर करता क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कोई भी फ़ाइल जो है वो पाइथन की फ़ाइल है, और आपने पाथ्स वगैरह को कैसे देखना है, ठीक है। पाइथन के अंदर जो है आपकी जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसको एक इंटरप्रेटर रीड कर सकता है, समझ सकता है और कोई आउटपुट उसका परफॉर्म कर सकता है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कंपाइल्ड होती हैं, आपने अपने कोर्स के अंदर भी पढ़ा होगा, CS 201 जिन्होंने पढ़ी है, आपकी C++ है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है। डिफरेंट गोलैंग एक लैंग्वेज है वो कंपाइल्ड है, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइल्ड है, ठीक है। पाइथन हमारे केस में इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। होता ये है कि पाइथन का कोड इंटरप्रेटर के अंदर जाएगा, उसको आप मशीन समझ लें, आप कोड को इनपुट करोगे और आउटपुट के अंदर वो आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे देगा। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर जितना भी हेलो वर्ल्ड डॉट पाई के अंदर कोड है उसको इनपुट करो और फिर हमें ये कुछ आउटपुट दे देगा, जो भी उसका आउटपुट बनता है डिपेंडिंग अपॉन द सिंटैक्स। अब दूसरी चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है, बेसिक लेवल पे सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने कोड को रीड कैसे करना है। दूसरी चीज़ आपने जो याद रखनी है कि आपका जो IDE होगा,
आप बेशक आप पाइचार्म यूज़ कर रहे हो, बेशक वीएस कोड यूज़ कर रहे हो, वो आपको ना हाइलाइटिंग देगा डिफरेंट। हाइलाइटिंग देने से मुराद ये है कि जिस तरह ये एक फंक्शन है, उसने फंक्शन के ब्रेसेस को डिफरेंट तरीके से हाईलाइट किया है। अगर कोई वेरिएबल होगा उसको वो डिफरेंट तरीके से हाईलाइट करेगा। ये आपको ये दिखाएगा कि दो चीज़ों के अंदर डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसने ऊपर वाले फंक्शन से इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इस तरह किया है कि इसके दरमियान इसने कुछ येलो कलर का इस तरह की चीज़ नहीं डाली। उसने सिंपल कहा है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आप अभी के केस में इसको एक टेक्स्ट ही समझो। हम स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स अभी आज पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ चीज़ें कि दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने का आसान तरीका ये है कि उसकी हाईलाइटिंग डिफरेंट होती है आपके कोड एडिटर के अंदर। अगर आपने इसकी थीमिंग वगैरह चेंज करनी है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसने और इस कलर को चेंज कर दिया कि जो फंक्शन होगा वो इस तरह हाईलाइट होगा, जो वेरिएबल होगा वो ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट होगा। क्या इतनी समझ आ गई? अच्छा जी, अब आ जाएं जी डे टू के अंदर। अब डे टू का जो हमारा कोटा है वो ये है, हमने देखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आप आज अच्छे से देख लोगे तो मोस्टली आपका जो डेटा रिलेटेड वर्क होगा आपकी एप्लीकेशंस के अंदर वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर कल हम नंबर्स के डेटा टाइप की तरफ जाएंगे। अब पहले तो डिस्कस करते हैं कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स, अगर आपने पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल जनरेट करना है तो आप उसको कुछ इस तरीके से जनरेट करते हैं जी। आप लिखते हैं लेट से कि आपके पास एक मैसेज है और उसके अंदर आपने एक टेक्स्ट स्टोर करना है। ठीक है, स्टोर करना है, आपने लेबलाइज करना है उसको, उसको आपने रेफरेंस करना है, आप इस तरह भी कह सकते हो। आप सिंपल अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल का साइन डालते हैं और आपकी आगे जो भी वैल्यू है आपने वो लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू है जी कि वेलकम टू पाइथन कोर्स। अब इंटरप्रेटर जब आपके इस कोड को रीड करता है तो वो उसको कैसे रीड करता है, थोड़ा सा काम उसके लिए बढ़ जाता है। आपका इंटरप्रेटर आता है, जैसे ही आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंटरप्रेटर को अपना रन कर लेते हैं। डे टू का हमारा फोल्डर है इस दफ़ा और हमारी फाइल का नाम है day2.py। ठीक है, अब इसका कोई आउटपुट नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने आउटपुट यहाँ पे दिया भी नहीं है, हमने कोई प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं किया। ठीक है, पहली बात। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे इस कोड के अंदर, जब इंटरप्रेटर ने इसको रीड किया है उसने क्या रीड किया है? उसने रीड किया है जी कि एक मैसेज नेम का वेरिएबल, और उस मैसेज नेम को वेरिएबल को आपने ये वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, हम इसको अभी वैल्यू कहेंगे, बाद में इस डेटा टाइप का नाम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कोई वैल्यू है वेलकम टू पाइथन कोर्स, आपने उसको असाइन कर दिया एक मैसेज वेरिएबल को। ठीक है, अब मैसेजेस से आप इसको वेरिएबल से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपका जितना भी लंबा टेक्स्ट है, ठीक है, बेशक आप कि वो नंबर फॉर्म में हो वैल्यू, बेशक आपकी बूलियन फॉर्म में हो, बेशक स्ट्रिंग फॉर्म में हो, वो डिपेंड नहीं करता। जितनी भी लंबा टेक्स्ट है उसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे। इन केस अगर बाद में आप इसी वैल्यू को बार बार डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ मैसेज की वैल्यू चेंज करनी होगी, बाकी सारी जगहों पे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर लेते हैं जी। टर्मिनल पे अगर हमने अपने मैसेज को प्रिंट करना है तो ये क्या करेगा? अब ये प्रिंट कर रहा है वेलकम डॉट पाइथन कोर्स। अब इस केस में हमारा इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि एक मैसेज वेरिएबल है, उसको आपने ये वैल्यू असाइन की है, और फिर नेक्स्ट लाइन में वो देख रहा है कि एक प्रिंट फंक्शन है जिसके अंदर हमने मैसेज को पास कर दिया। ठीक है, अब जब मैसेज को हमने पास कर दिया है तो इंटरप्रेटर दोबारा मैसेज के अंदर जाएगा, वो देखेगा कि इस मैसेज किस वैल्यू को रेफर कर रहा है, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं और उसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। हम सिर्फ अभी वैल्यूज़ कह रहे हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने वेरिएबल्स को लिखना कैसे है।
वेरिएबल्स की नेमिंग आप कैसे कर सकते हो, कौन सी नेमिंग अलाउड है, कौन सी नेमिंग अलाउड नहीं है। नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को आपने हमेशा स्टार्ट करना है लेटर्स के साथ, नंबर के साथ लिख सकते हो, सॉरी नंबर से आपने स्टार्ट नहीं करना, लेटर्स से आप लिख सकते हो, नंबर से लिख सकते हो, और अंडरस्कोर से लिख सकते हो। जो आपका पाइथन के अंदर बेस्ट केस है वो यही है कि आप अंडरस्कोर के साथ स्नेक केस के अंदर लिखो। स्नेक केस का मतलब क्या होता है कि लेट से आपके पास दो वर्ड्स हैं, ठीक है, माय नेम। अगर आप में से किसी ने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया ना, तो उसके अंदर आप कैमल केस के अंदर चीज़ें लिखते हो। आप माय लिखते हो, फिर उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है दूसरे वर्ड का वो कैपिटल होता है। पाइथन के अंदर आप इसी वेरिएबल को इस तरह लिखोगे, माय अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो माय नेम के बाद आप इसको इसकी वैल्यू दे सकते हो, ओके। स्नेक केस आप इसको कहते हो। अब जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो क्या है कि आपने नंबर से कभी अपने वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करना। अब आपने देखा कि इसकी हाईलाइटिंग ख़राब होगी और उसके नीचे रेड लाइन भी आ गई। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आप जिस तरह वेरिएबल का नाम लिख रहे हो वो गलत है। इसी तरीके से इसको कमेंट आउट कर देते हैं और कह देते हैं कि ये रॉन्ग वे है। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है कि नंबर आप स्टार्टिंग में तो नहीं लिख सकते नंबर, लेकिन आप एंड पे ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो नेम अंडरस्कोर 1। अब ये करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख लें, आप मरियम लिख लें या जो भी आप लिखना चाहते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस तरह की फॉर्म के अंदर जाएं, नंबर्स का यूज़ ना करें, ठीक है। आपके जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास स्टूडेंट का डेटा है जो आपने स्टोर करना है वेरिएबल्स के अंदर, तो आप उसको स्टूडेंट कह लो, उसको एस नहीं कहना वेरिएबल को। सिमिलरली अगर आपके पास नेम है तो उसको नेम कहना है, एन नहीं कहना, इतना शॉर्ट नहीं करना, इतना डिस्क्रिप्टिव हो कि आपको बाद में कोड पढ़ो तो समझ आ जाए, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ आ गई किस तरह लिखना है किस तरह नहीं लिखना वेरिएबल का नाम? मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है, इस वजह से बेसिक से जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि लोअर केस एल और कैपिटल ओ जो है उसको ध्यान से लिखना है, क्योंकि वो दोनों इंडिकेट करते हैं, सिमिलर हैं काफ़ी, 1 और 0 के। लोअर केस एल और कैपिटल ओ, ये दोनों आपने ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि ये 1 और 0 के बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी इस तरह की गलती करते हो, आपका पूरा कोड ख़राब हो जाएगा, बाद में आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे ख़राबी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। लोअर केस एल, लोअर केस से मुराद ये है कि छोटा एल और कैपिटल ओ। अब नेक्स्ट ये है कि आपने से किस किस ने सुना हुआ है कि वेरिएबल्स को अगर कोई डिफाइन करता है तो वो ऐसे करते हैं जी कि वेरिएबल बॉक्सेस हैं जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। किस किस ने सुना हुआ है ये? जी जी, रिकॉर्ड हो रही है ये क्लास। अच्छा जी, अब बात ये है वेरिएबल्स जो हैं, अगर आप छोटे प्रोग्राम बना रहे हो ना और उसके अंदर आप ये समझते हो कि वेरिएबल एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने इस वैल्यू को स्टोर कर लिया, छोटे प्रोग्राम्स में ये बात ठीक है, लेकिन बेहतर इसका यही तरीका है कि आप इसको ये समझो कि लेबल्स हैं ये इन वैल्यूज़ के लिए लेबल्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि आपका ये जो वेरिएबल है ये रेफ़र करता है इस वैल्यू को, ठीक है। जब आप फंक्शंस वगैरह पढ़ोगे ना बाद में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर इस चीज़ में, क्योंकि आपके पास दो किस्म की कॉपीज़ होती हैं, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। जब लॉजिकल वाइज आपका जहन इस तरह तैयार हो जाएगा ना कि ये रेफरेंस है उस वैल्यू का, तो आप उस तरह सोचोगे नहीं। जब भी आप वेरिएबल कहीं पे पास करते हैं ना, जिस तरह हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल पास किया, तो यहाँ पे हम वेरिएबल को पास नहीं कर रहे, हम वेरिएबल की वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो लेबल है इस वैल्यू के लिए, या फिर हमारा जो वेरिएबल है वो रेफर करता है इस वैल्यू को। क्या यहाँ तक समझ आ गई? तो थिंक ऑफ वेरिएबल
as label or a reference to some value. अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कि छोटी सी, अभी अभी तक आपको अगर समझ आ गई है इन चीज़ों की, अब आपकी छोटी सी जो एक्सरसाइज है, पहले तो ये आप लोग ये काम करें कि अपना डे 2 का फोल्डर बनाएं, VS कोड को ओपन करके, या पाईचार्म के अंदर है तो पाईचार्म का फोल्डर बनाएं। उसके बाद day2.py की फाइल बनाएं। उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ जो यहीं पे आपने 5 मिनट के अंदर परफॉर्म करनी है। जल्दी जल्दी ज़रा बनाएं। 2-3 मिनट से म्यूट थे आप लोग? आप म्यूट नहीं है, आपका माइक ऑफ है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोगों को पहले? जो वे आपको लास्ट पे ये वेरिएबल्स की ये वाली चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर आपको आवाज़ आई है आप सबको? तो बच्चे, मेरा तो माइक म्यूट नहीं है, आपकी साइड पे कोई इशू होगा। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने लास्ट सेंटेंस से जो रिटर्न किया है, जी जी पूछे, उसमें वॉइस नहीं थी। अच्छा जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। लास्ट सेंटेंस सिंपल ये है कि आपने वेरिएबल को जब अपना जहन में सोचना है ना, तो उसको इस तरह सोचना है कि वो किसी वैल्यू के ऊपर एक लेबल है। ठीक है, किसी वैल्यू के ऊपर लेबल होने से मुराद ये, जिस तरह एक जार है, ठीक है, उसके अंदर आपने जैम्प को फिल किया, उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया कि ये शान का जार है, ठीक है, या ये नेशनल का जार है। इसी तरीके से हमारे पास एक वैल्यू है, हमने उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया कि ये मैसेज है। या आप ये कह सकते हो कि एक मैसेज वेरिएबल है, वो रेफर करता है इस वैल्यू को। ठीक है, फिर हम अगर कोई फंक्शन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे प्रिंट कर दो मैसेज वेरिएबल को जो कि रेफर करता है इस वैल्यू को। ठीक है, अब समझ आ गई? तो थिंक ऑफ वेरिएबल एज लेबल और रेफरेंस टू सम वैल्यू। अब आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, अब आप लोग ना यहाँ पे जाके day 2 का फोल्डर बनाएं, अभी तक बना लिया होगा। एक नई फाइल यहाँ पे बनाएं, to-do.py की। मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा, आप लोगों ने पहले खुद ट्राई करना है। 5 मिनट के अंदर आपने करना है ये काम, और उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने सही तरीके से करना है। आपने एक सिंपल मैसेज वेरिएबल बनाना है और उसको प्रिंट करना है। फिर इसके बाद आपने अगेन एक मैसेज वेरिएबल जो पहले से बनाया हुआ है उसको रीअसाइन करना है दूसरी वैल्यू के साथ, और उसको दोबारा प्रिंट करना है। तो बड़ा सिंपल टास्क है। तो असाइन अ मैसेज वेरिएबल टू ए वैल्यू एंड प्रिंट इट। फिर उसके बाद रीअसाइन दैट मैसेज वेरिएबल to some other value and print it again। ये दोनों टास्क आपने करने हैं। अभी अभी इसका कोड लिखें 5 मिनट के अंदर। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? चलिए जल्दी जल्दी लिखें।
50 तक टाइम है आपके पास। हाँ जी, कर लिया। जो जो करता जा रहा है वो साथ साथ मैसेज कर देना एक वहाँ पे। आप में से कितने बच्चे हैं जो फ़ोन के ऊपर आए हुए हैं? ये आज का तो चले थोड़ा काम होगा, अभी वैसे थोड़ा नहीं है, आगे भी जब स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ना तो उसके काफ़ी फंक्शंस आने हैं। लेकिन ये है कि लैपटॉप से आया करें, ये इस तरह नहीं तो समझ नहीं आएगा फ़ोन से। ये आपको सिर्फ देखने से समझ नहीं आना, जब तक आपने प्रैक्टिस ना की आपको ये भूल जाएगा कल परसों तक। अच्छा जी, पहला जो टास्क था वो था कि हमने एक मैसेज वेरिएबल बनाना है, उसको किसी को कोई वैल्यू साइन करनी है और फिर उसको प्रिंट कर देना है। फिर नेक्स्ट टास्क था कि वही मैसेज वेरिएबल पकड़ना है, उसको कोई और वैल्यू देनी है और प्रिंट कर देनी है। अब यहाँ पे एक रीअसाइनिंग का कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, वो अभी हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज वेरिएबल बनाया, उसको कोई भी वैल्यू आपने साइन कर दी। दोबारा से वेलकम टू पाइथन कोर्स, ठीक है। फिर उसको प्रिंट कर दिया, सो प्रिंट मैसेज। अगेन d2.py है हमारी फाइल का नाम, d2.py। फाइल का नाम क्या है हमारी, ये तो बताएं अभी जिस फाइल के अंदर है टू डू है, ठीक है। जो फाइल डार्कर होगी, अब मेरे थीम में ये डार्क है, आपकी साइड पे ये थोड़ा हाईलाइटिंग डिफरेंट हो सकती है इसकी, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो वाली फाइल अभी एक्टिव है, यहाँ वो वाली टैब एक्टिव है अभी। सो टू डू डॉट पाई, यहाँ पे आ गया इसका आंसर। अब रीअसाइन करना है, वही मैसेज वेरिएबल पकड़ोगे, इसको आप करोगे रीअसाइन इसकी वैल्यू। सो वेलकम टू पाइथन कोर्स बाय डेवलपर 1, और अगेन इसको आपने प्रिंट कर दिया। दोबारा से रन किया, टू डॉट पाया आ गया। और बेसिकली इस दफ़ा दो प्रिंट्स हुए। पहला प्रिंट हुआ जो आपकी इनिशियल वैल्यू के साथ था, इंटरप्रेटर आया, वैल्यू साइन की।
प्रिंट के अंदर गया, वैल्यू देखी, प्रिंट कर दिया, फिर अगेन रीअसाइन की, प्रिंट मैसेज के अंदर आया, फिर उसकी जो करंट वैल्यू है वो देखी। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो उसकी बिल्कुल लास्ट पे वैल्यू सेट होगी वही उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो प्रिंट के अंदर भी आएगी या कहीं पे भी आपके किसी फ्रेमवर्क के अंदर भी प्रिंट होगी, जो बिल्कुल लास्ट करंट वैल्यू होगी। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये देखते हैं कि आपने एरर्स वगैरह को किस तरह मैनेज करना है। लेट से कि अगर वेरिएबल्स के आपको ट्रेसिंग एरर्स आते हैं, वेरिएबल के एरर्स एरर्स लेट से कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैसेज को। ठीक है, और इसको रन करता हूँ। इसको ऊपर वाली चीज़ों को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब आपने इसके एरर को पढ़ना कैसे है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक ट्रेस बैक एरर आया है। ठीक है, जो आपने लास्ट अपना प्रोग्राम रन किया उसके अंदर एक ट्रेस बैक एरर आया है, और वो एरर आपका शो हो रहा है इस फाइल के अंदर, लाइन 7 के अंदर। ठीक है, हमारी टू डू डॉट पाई की फाइल है, लाइन 7 के अंदर हमारा एरर है। और एरर क्या है, आपका नेमिंग एरर इसको कहते हो आप, कि आपके वेरिएबल की नेमिंग में एरर है। और वो कह रहा है कि ये एक नेम एरर है कि मैसेज को आपने डिफ़ाइन नहीं किया होगा। डिफ़ाइन का मतलब ये है कि आपने एक मैसेज वेरिएबल नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया या डिफ़ाइन नहीं किया। और फिर वो लास्ट पे आपका, क्योंकि इंटरप्रेटर ने कोड रीड किया है सारा, और आपने जो एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल की थी उसकी वजह से, तो वो हमें बता रहा है कि हो सकता है आप मैसेज वेरिएबल की बात कर रहे हो जो आपके फाइल के अंदर पहले से अवेलेबल है। ओके, तो जो एरर्स होंगे आपने उसको इस तरह रीड करके रिजॉल्व करना है, जो भी छोटे छोटे एरर्स आएंगे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सामने सामने वाज़े तौर पे शो हो रहा है, जब आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, 500-600 लाइंस का हो जाता है, तो आपको ये समझ नहीं आती, क्योंकि एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन नॉर्मली आपने इसको इस तरह कैटर करना है। अब दोबारा अगर रन करते हैं तो आपका ठीक वाला आ गया। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये सारा था आपका वेरिएबल्स का काम। अब जो दूसरा काम है वो है आपका स्ट्रिंग्स का। थोड़ा सा स्पेस दे के स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं। अब जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपके डेटा टाइप है, आपकी वैल्यू की। ठीक है, वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो एक वैल्यू की डेटा टाइप को आप कहते हो। सो डेटा टाइप ऑफ है वैल्यू। अब ये है क्या है, डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। अब इसका यूज़ कैसे होता है, इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। आपके जो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे ना, उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को गैदर करोगे। ठीक है, पकड़ोगे और उसके ज़रिए कोई ना कोई यूज़फुल काम करोगे। वो डेटा या वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। वो टेक्स्ट हो सकती है, यानी कि स्ट्रिंग हो सकती है, टेक्स्ट और स्ट्रिंग एक ही चीज़ है। वो नंबर की हो सकती है टाइप, वो बूलियन टाइप हो सकती है, बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स। या वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो लिस्ट हो सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक लेवल पर समझें, वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, बूलियंस हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि आप लोग क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। अब स्ट्रिंग के अंदर जनाब आपके पास, आप स्ट्रिंग को लिखते कैसे हो। किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपने सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ माई नेम इज़ इकराम, आई लिव इन लाहौर। ठीक है, एक ये मेरा स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर भी लिखता हूँ तो ये भी मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब जब आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये दोनों ग्रीन लाइंस क्या हैं, कोई ना कोई वैल्यू है या डेटा है जिसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग की है। ठीक है, आप डबल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो। अब क्योंकि ये वैल्यू है तो इसको हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं इंट्रो 1, और इसको कह देते हैं जी इंट्रो 2, और यहाँ पे नेम चेंज करके अली लिख देते हैं। अब जितने भी आपके होते हैं वैल्यूज़,
या जितना भी आपका डेटा होता है, अक्सर औकात पाइथन के अंदर आपके उस डेटा के ऊपर आपको मेथड्स गिवन होते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आप उस डेटा के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब एट दिस स्टेज आप लोगों ने एक काम करना है, आपने टर्मिनल को ओपन करना है और इसके अंदर डायरेक्टली अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को रन करना है। टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन और एंटर करना है। आपका यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर ऑन हो जाएगा। इंटरप्रेटर का मतलब क्या है कि अगर आपने छोटा मोटा कोई कोड रन करना है तो आप इसको यहाँ पे रन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसको आप रेपल भी कहते हो। अब लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है ये वाली, और इसके साथ हमने कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी वैल्यू छोटे कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डॉट लोअर। इसको आप मेथड कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो, एक्शन कह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ही हम एंटर पे प्रिंट करें, एंटर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कैरेक्टर्स थे वो छोटे हो गए। इसी तरीके से आपके पास एक अपर फंक्शन है जिसका मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स को बड़ा कर दो, और इसी तरीके से एक टाइटल फंक्शन है। ठीक है, अब टाइटल का मतलब क्या होता है कि हर स्टार्टिंग वर्ड जो होगा आपका, उसका पहला जो करेक्टर है वो कैपिटल होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई है? जितने भी डेटा होंगे मोस्टली उन डेटा के ऊपर आपको कोई ना कोई एक्शन बिल्ट इन मिलेगा। एक्शन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई आप उस डेटा के साथ काम कर सकते हो पाइथन के अंदर। हम अभी किस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा है, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस के जरिए, मेथड्स के जरिए। क्या यहाँ तक समझ आ रही है? क्या यहाँ तक समझ आ गई है, या स्लो स्लो समझाऊं इससे ज़्यादा? अच्छा जी, अब यही चीज़ सेम आपने करनी है यहाँ पे। हमने एक इंट्रो 1 की वैल्यू ली थी, इंट्रो 2 की ली थी। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि फंक्शन को प्रिंट कर दो इंट्रो 1 को, लेकिन इसको बड़ा कर दो। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखें, हाईलाइटिंग चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये एक वेरिएबल है और ये एक एक्शन है, मेथड है या फंक्शन है। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? इंट्रो 1 की जो वैल्यू है उसको देखो और उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर दो या ये एक्शन अप्लाई कर दो और फिर इसको प्रिंट कर दो। ओके, तो अगर इस फाइल को आप रन करते हो d2.py, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। वही रिज़ल्ट जो रेपल के अंदर आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं कर सकते जिस तरह हम रेपल के अंदर करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह करना होगा। सिमिलरली प्रिंट इंट्रो 2, और इसको आपने लोअर कह दिया लेट से। क्या यहाँ तक समझ आ गई? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? एक डिफरेंट टाइप को डेटा आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, नंबर हो सकता है। स्ट्रिंग लिखने के लिए सिंगल कोट में लिख सकते हो, डबल कोट में लिख सकते हो। हर स्ट्रिंग के अंदर आपके पास कुछ मेथड्स होंगे, अपर, लोअर और टाइटल हमने अभी देखा है। कि यहाँ तक क्लियर है? अभी तक सारा कुछ आसान ही है यहाँ तक तो, लेकिन क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी एफ स्ट्रिंग्स को। एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? एफ स्ट्रिंग, एफ से मुराद है फॉर्मेट। ठीक है, और एफ स्ट्रिंग का मकसद सिर्फ ये है कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक पूरे सेंटेंस के फॉर्म में कंपोज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक फ़र्स्ट नेम है, उसका नेम है इकराम, और मेरा जो लास्ट नेम है वो है CH। अब मेरा जो फुल नेम है इसको मैं कंपोज अगर करना हो, देखो एक तो आपने जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि आप फर्स्ट नेम के बाद इसको इस तरह जोड़ सकते हो लास्ट नेम। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर उन्हें इस तरह पढ़ा होगा।
ठीक है, काम करता है। लेकिन पाइथन के अंदर आपने क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की कम्युनिटी कन्वेंशंस को आपने फॉलो करना है। कम्युनिटी कन्वेंशंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो लैंग्वेज की कम्युनिटी है वो ज़्यादातर इस तरीके से काम कर रही है, तो आप भी उसमें करो ताकि अगर कोई एरर आए तो इंटरनेट पे आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाए। ठीक है? जब भी आपने मैसेजेस को कंपोज करना है तो आपने एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करना है। एफ स्ट्रिंग्स कैसे लिखते हो? आप एफ लिखते हो, उसके बाद डबल कोटेशन लिखते हो। अब यहाँ पे अगेन इसका सिंटैक्स चेंज हो गया, इसका मतलब है कि एफ स्ट्रिंग है। अब आपने इसके अंदर अपने वेरिएबल्स को पास कर देना। आपने करली ब्रेसेस लगानी है, हम दो लगाते हैं, हमारे दो वेरिएबल्स हैं। पहले मैं फर्स्ट नेम लिख दिया, दरमियान में स्पेस डाल दी और फिर लास्ट नेम लिख दिया। अब इस पूरे मैसेज को मैं कंपोज कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया अब शाम सी एच। क्या यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी, अब बात यहाँ पे ये हो रही है, एफ स्ट्रिंग करता क्या है? कोई भी वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर ये होता है कि ये इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये फॉर्मेट का जो मतलब है ना वो यही है कि कोई भी किस्म की वैल्यू को ये स्ट्रिंग के डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है जिसकी डेटा टाइप 3 है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना तो ये फिर नंबर जो है जो प्रिंट हो रहा है, बेसिकली वैल्यू जो आउटपुट आ रही है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, वो नंबर नहीं होगा फिर। ठीक है, सिर्फ कहने का मतलब ये है। इसको आप टाइप कन्वर्जन भी कहते हो और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, यही सारा कोड पकड़ते हैं और रेपल के अंदर आते हैं। क्लियर नहीं हुआ? अच्छा जी, फर्स्ट नेम ऑफ शाम सी एच नंबर, उसने जो प्रिंट किया वो ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फुल नेम को देखूँ तो यहाँ पे आपको ये लास्ट पे स्ट्रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पूरी जो सेंटेंस है ये स्ट्रिंग है एक। ठीक है, वो कहीं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि ये तीन उसका एक अलग पार्ट है। वो नंबर था पहले लेकिन वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगेन ये नंबर कन्वर्ट जो हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला नंबर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमने जब नंबर यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे सिर्फ 3 पास हुआ। ठीक है, उसकी वैल्यू पास हुई है। इस वजह से कहा था कि आपने ये नहीं सोचना कि नंबर के अंदर 3 स्टोर हुआ होगा, ये सिर्फ उसको रेफ़र करता। ओरिजिनल वैल्यू आपकी वेरिएबल के अंदर नंबर टाइप ही है, लेकिन जब वो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है तो वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये चीज़ समझ आ गई? बाकियों को भी आ गई है जो पहले आंसर कर रहे थे? अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट काम पे। अच्छा जी, अब पहली बात तो ये कि एफ स्ट्रिंग भी पूरा एक स्ट्रिंग ही है। ठीक है, डेटा टाइप एट लास्ट उसका स्ट्रिंग ही है। तो इसके ऊपर भी आप जिस तरह हमने पहले फंक्शंस लगाए हैं, अपर लोअर, इसी तरह आप इसके ऊपर भी फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि फुल नेम एट लास्ट क्या बन रहा है, स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो इस पे भी आप ये सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी वाइट स्पेसेस और टैब्स के बारे में। वाइट स्पेसेस और टैब्स क्या होती हैं? वाइट स्पेस कहते हो आप कोई भी, आपने अगर स्पेस दी है, फॉर एग्जांपल इप्शाम स्पेस सी एच, ये जो स्पेस है इसको आप वाइट स्पेस कहते हो। और टैब आप कहते हो इसको आप वैसे टैब भी कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस है जैसे क्यों कहते हो। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि आपने अगर कोड लिख रहे हो तो उसके अंदर किसी चीज़ को नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर भेजना है तो वो कैसे भेजना है। तो वाइट स्पेसिंग एंड टैब्स, टैब्स और वाइट स्पेसिंग टैब्स और नेक्स्ट लाइंस। अच्छा जी, वाइट स्पेसेस को आपने अगर इंडिकेट करना है तो आपने इंडिकेट करना है उसको कुछ इस तरह से, जो आपका बैकवर्ड स्लैश है उसका यूज़ करके टी का यूज़ करना है। इसका मतलब आप सिंपल ये समझ लें टैब्स या वाइट स्पेस है।
और अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना तो आपने एन का यूज़ करना है, तो इसको नेक्स्ट लाइन कह लेंगे। ठीक है, अब कोड के अंदर लिख लेते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं, लेट्स से आई लव पाकिस्तान। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे टैब्स देने हैं तो कुछ इस तरह से दूंगा मैं, स्पेसेस देनी है बेसिकली, कहने का मतलब ये। अब अगर इसको हम प्रिंट करते हैं, तो ये दरमियान में उसके स्पेसेस दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे पाकिस्तान को नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके जाना है तो मैं यहाँ पे एन लिख दूंगा। अगेन हाईलाइटिंग हमें डिफरेंशिएट कर रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये नेक्स्ट लाइन पे लेके आया। कहीं यहाँ तक समझ आ गई है? एग्जैक्टली exactly। वही मतलब रॉकेट साइंस तो नहीं लगी यहाँ तक जितना पढ़ा है अभी तक। अब अभी हमने पढ़ा है वाइट स्पेस और टैब्स का। ठीक है, हमने अभी वाइट स्पेस और टैब्स को किया है ऐड। ठीक है, अब हमने करना है रिमूव। लेट्स से कभी कभार होता है आप किसी वेबसाइट पे इनपुट कर रहे होते हो ना जब कोई डेटा वगैरह, तो उसके अंदर ना वाइट स्पेसेस चली जाती हैं अक्सर औकात। अब इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि लेट्स से आप व्यू के अंदर चले जाते हैं, आप व्यू के इस पे चले। अब ये अगर मैं इस इनपुट के अंदर स्पेसेस दे रहा हूँ ना, अब इन्होंने तो यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ डिफाइन की हुई है, लेकिन यहाँ पे जो ये स्पेसेस है ना, अक्सर आपने इनपुट्स में देखा होगा नहीं होती मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ, तो ये स्पेसेस अंदर आ जाती हैं। बिहाइंड द सीन क्या होता है, जब आप एंटर क्लिक करते हो तो ये स्पेसेस रिमूव होती हैं। ठीक है, पासवर्ड के अंदर भी यही होता है। पासवर्ड है, अगर उसके अंदर कुछ स्पेसेस आ गई हैं, हम खैर यहाँ पासवर्ड इनपुट के अंदर तो नहीं होता, लेकिन इनपुट्स में अक्सर ये होता है, क्योंकि पासवर्ड तो इसको एज अ पासवर्ड ही आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन टेक्स्ट इनपुट्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि वाइट स्पेसेस जो होती हैं वो आपकी रिमूव की जाती हैं पहले सर्वर के अंदर, फिर उसकी चेकिंग होती है डेटाबेस के अंदर। अब इसको रिमूव कैसे करना है? ऐड आपने करना सीख लिया, टी से आप वाइट स्पेस ऐड करोगे, नेक्स्ट लाइन पे आप एन से जाओगे। अगर इसको रिमूव करना है तो आप करोगे स्ट्रिप फंक्शन से। तो लेट से हम कह देते हैं जी कि आपका यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसके अंदर लास्ट पे वाइट स्पेस है और स्टार्टिंग पे वाइट स्पेस है। अब इसके ऊपर अगर मैंने राइट साइड से वाइट स्पेस को एंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर स्ट्रिप। ठीक है, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। पहले सेंटेंस को भी प्रिंट करते हैं ताकि दोनों समझ आ जाए, सेंटेंस और आर स्ट्रिप स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे इसको किस तरह देखें? इसको हमें अब देखिए यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। जब कुछ इस तरह का छोटा सा काम हो ना जिसका आपने कंफर्म करना हो मेथड का, तो उसके अंदर आप रेपल का यूज़ करें। रेपल के अंदर ज़रा ये होता है कि आपको जिस तरह यहाँ पे इसने स्ट्रिंग दिखाया था ना, इसके बाद कोई स्पेसेस वगैरह ये दिखा देगा। तो सेंटेंस आई लव पाकिस्तान, अगर मैं अब सेंटेंस को खोल के देखता हूँ तो ये एंड पे हमारे पास स्पेसेस है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस के ऊपर अब अगर हम डालते हैं आर स्ट्रिप का फंक्शन, तो ये राइट साइड से जो आपकी सेंटेंस की वाइट स्पेस थी उसको उसने निकाल दी है। अगर लेफ्ट साइड से निकालनी है तो उसके लिए आपके पास एल स्ट्रिप है, लेफ्ट से निकाल देगा। और अगर दोनों साइड से निकालनी है तो आपने सिर्फ सिंपल स्ट्रिप का यूज़ करना है। ठीक है, नाउ कीप दिस इन माइंड कि ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। अगर आप अभी भी सेंटेंस को निकालोगे तो उसके अंदर स्पेसेस हैं। अगर आपने इन वैल्यूज़ को कहीं पे स्टोर करना है तो अगेन आपने उसको वेरिएबल पे असाइन करना है। कुछ इस तरह से कि स्ट्रिप्ड वेरिएबल स्ट्रिप्ड सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्ट्रिप। ठीक है, अब अगर स्ट्रिप्ड, मैंने स्ट्रिप्ड लिख दिया, स्ट्रिप्ड लिखना था,
सेंटेंस खोलते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड पे स्पेसेस नहीं है। क्या स्पेसेस ऐड करना और स्पेसेस रिमूव करना आ गई हैं आप लोगों को? अगर कोई कंफ्यूजन आई है यहाँ तक तो बता दें। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है अभी तक तो बता दें। दोबारा से बता दें। अच्छा जी, नई टैब खोल लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस वेरिएबल है जिसके अंदर हमने लिखा है आई लव माई टीचर। ठीक है, उसके लास्ट पे भी स्पेस है, उसके स्टार्टिंग पे भी स्पेस है। वाइट स्पेस कहेंगे या इसको टैब्स कह लो आप। टैब्स का मतलब ये है कि 2-3 स्पेसेस हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से अगर राइट साइड से स्पेस निकालनी है तो आपने आर स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करना है, एक्शन का यूज़ करना है। लेफ्ट से निकालनी है तो एल स्ट्रिप, दोनों निकालनी है तो स्ट्रिप। सेंटेंस डॉट स्ट्रिप, दोनों साइड से निकल गई। अगर एक साइड से निकालनी है तो एल या आर स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। अगर आपने इसको कहीं पे स्टोर करना है या लेबलाइज करना है तो वेरिएबल का यूज़ करोगे। तो स्ट्रिप्ड सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। अब सेंटेंस किसको करता है रेफर? सेंटेंस रेफर करता है इस वैल्यू को। हम कह रहे हैं इसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर स्ट्रिप फंक्शन अप्लाई करो और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो किसके अंदर? इस वेरिएबल के अंदर। सो बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू आती है उसको लेबलाइज कर दो इस वेरिएबल से, या उसको रेफर कर दो, रेफरेंस दे दो उसका इस वेरिएबल को। एंटर करते हैं। अब अगर स्ट्रिप्ड सेंटेंस को देखेंगे तो आपके पास वाइट स्पेसेस रिमूव है। ठीक है, क्या समझ आ गई? बाकियों को भी आ गई है? अच्छा, लिशपा को पहले ही आ गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब देख लेते हैं जी आपकी प्रीफिक्सेस को आपने कैसे रिमूव करना है। मुझे कोई बताया कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रीफिक्सेस। पता है इसका क्या है? इसका मतलब क्या है इंग्लिश के अंदर? क्या है इसका मतलब? प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? अगर मतलब नहीं पता होता तो यहाँ पे बता देते हैं कि नहीं पता, कोई मसला नहीं है उसमें। जो भी आपके सेंटेंस की स्टार्ट होता है ना, ठीक है, उसको आप प्रीफिक्स कहते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना स्टार्ट समझना है, लेकिन वो प्रीफिक्स होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूआरएल है, ठीक है, और आपका यूआरएल है जी http://google.com। मैं लेके चल रहा हूँ कि मैंने जो, लेट्स से कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई है जहाँ पे लोग अपना यूआरएल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पूरी लाइन को प्रिंट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ मेरा google.com जो सा स्टोर हो। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा प्रीफिक्स है जिसको मैंने रिमूव करना है। ओके, अब ये अभी के टाइम पे हम यूआरएल की एग्जांपल ले रहे हैं, आप किसी भी किस्म के स्ट्रिंग की एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे। तो हम सिंपल यहाँ पे कहेंगे कि यूआरएल के ऊपर एक रिमूव प्रीफिक्स नाम का मेथड अप्लाई करो, और उसके अंदर से मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी डेटा आ रहा है मेरे पास उसके अंदर से आपने https// को निकाल देना। एंटर करते हैं तो google.com पीछे रह जाता है। अगेन अगर आप इसको ओरिजिनल वेरिएबल को देखोगे तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी।
तो अगर आपने इसकी ये वाली वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना है तो आपने यहाँ पे लिख देना है प्रीफिक्स्ड यूआरएल। और प्रीफिक्स्ड यूआरएल को अगर आप बाद में देखोगे तो आपके पास google.com यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या यहाँ तक समझ आ गई? हमने यहाँ पे प्रीफिक्स को निकाला है। ये किस तरह निकलता है? रिमूव प्रीफिक्स आपके प्रीफिक्स फंक्शन प्रीफिक्सेस को निकालता है जो आपके सेंटेंसेस में होते हैं। अभी तक जितने भी हमने मेथड्स देखे हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर हैं। कीप दिस इन माइंड। कोई नंबर बूलियन डेटा टाइप की हमने बात नहीं की, सिर्फ स्ट्रिंग की बात हो रही है अभी। क्या यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक। अब जो लास्ट टॉपिक है वो ये है जी जनाब, आपने स्ट्रिंग्स के अंदर एरर्स को कैसे अवॉइड करना है। जिस तरह आपने वेरिएबल्स का देखा ना कि यहाँ पे नेमिंग एरर आता है, ऐसे ही स्ट्रिंग्स के अंदर भी आपका एरर आता है। स्ट्रिंग्स के अंदर क्या एरर आ सकता है जी? जिस तरह हम यहाँ पे कोई भी जाते हैं जी चैट जीपीटी के पास और इससे कह देते हैं कि हमें कोई अच्छी सी पोइट्री दे दे। Tell me a good poetry. मैंने इसको 2 लाइन्स कहा था। अच्छा जी, अब इसने जो भी दिया है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको पेस्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि पोइट्री। अब जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि चलो इसको इस तरह कर लेते हैं। आपने जो चीज़ देखनी है वो ये, इसको यार इंग्लिश में लिख लेते हैं। एक सेकंड रुके, इस तरह ना अजीब लग रहा है। इंग्लिश 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 इंग्लिश। अच्छा जी, और इसको कॉपी करते हैं। आपकी जो पोइट्री वगैरह होती है अक्सर वो आपने देखा होगा कि कोटेशंस के अंदर होती है, ऐसे ही है। तो इसको वापस लेके आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब अगर मैं इसको इसी तरह प्रिंट करता हूँ तो एज ऑफ राइट नाउ तो ये कुछ इस तरह प्रिंट होगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह, जिस तरह हम अभी पहले करते आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो पोइट्री है वो कोट्स के अंदर होनी चाहिए, कोटेशंस के अंदर होनी चाहिए। अब लेट्स से कि अगर मैं इसके अंदर दोबारा से कोटेशंस डालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है जनाब एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरप्रेटर फिर डिफाइन नहीं कर पाता, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपका स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, या यहाँ से यहाँ पे एंड हो रहा है, उसको पता नहीं लग पाता। ठीक है, आप अपने इंटरप्रेटर को कंफ्यूज कर रहे हो। तो जब आप रन करते हो ना तो यहाँ पे आपको एरर भी आ जाता है कि आपका सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे आपने ठीक तरीके से चीज़ें नहीं लिखी हुई। जहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रहा है उसके आगे आप टेक्स्ट लिख रहे हो और फिर यहाँ पे आप स्ट्रिंग ओपन कर रहे हो और एंड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऊपर जो बताई गई थी ना कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का आप यूज़ कर सकते हो, उसका फ़ायदा आपने इस तरह लेना है कि सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का यूज़ करो, और अगर आपके पास कोई डबल कोट है तो उसके अंदर फिर आप सिंगल कोट्स का यूज़ कर लें, कुछ इस तरह से। अब अगर प्रिंट करते हैं उसको तो पहले डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो गया और फिर सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट हो गया। सिंगल कोट के अंदर दोबारा सिंगल कोट नहीं लिखना आपने। ठीक है, इसकी समझ आ गई? तो ये आपका स्ट्रिंग एरर था। अब दोबारा से अपनी फाइल बनाएं या टू डू के अंदर आ जाएं दोबारा से, और आपका जो प्रिंट का मैसेज होगा ना पहले वाला उसको आप ख़त्म कर दो। और नेक्स्ट आपकी जो टू डू है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने वो परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट आपका टू डू है वो हम लिखते हैं जी,
हम्म आपको मैं यहाँ पे दे दूँ एग्जाम, ये इसका जो टेस्ट है यहाँ फिर आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करता हूँ। अभी तक मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको कौन सी चीज़ है जो समझ नहीं आई। ग्रुप के अंदर सेंड करता हूँ आपको। किसी भी किस्म की चीज़ के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछ लें, ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कल। कोई भी कन्फ्यूजन एक दफ़ा ओवरव्यू दे दें। इसके अलावा कोई बच्चा, कोई भी? चलो जी, आज हमने पढ़ा क्या है जी। डे 2 के स्टार्ट में जाते हैं। आज हमने पढ़ा पहले कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल लिखने के लिए आप किस तरह वेरिएबल को डिफाइन करते हो। आप सिंपल नेम लिखते हो वेरिएबल का और उसकी वैल्यू आगे लिख देते हो। इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल रेफर करता है इस वैल्यू को, या ये लेबलाइज करता है इस वैल्यू को, ठीक है। फिर आपने वेरिएबल्स को स्नेक केस के अंदर लिखना है, आपने नंबर से उसको स्टार्ट नहीं करना। आपने वेरिएबल्स को सोचना है कि वो लेबल्स हैं या रेफरेंस हैं किसी वैल्यू के ऊपर। फिर आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है एक, ठीक है। आप इसको सिंगल कोड डबल कोड से लिख सकते हो, आप इसको वेरिएबल्स के अंदर लेबलाइज कर सकते हो। फिर आपके पास एफ स्ट्रिंग्स था, जो क्या करता है आपके किसी भी किस्म के डेटा को स्ट्रिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आप एफ स्ट्रिंग्स को ऐसे लिख सकते हो, एफ लिखोगे उसके बाद डबल कोट्स लिखने हैं आपने। और जिस भी वेरिएबल को आप आ, एक सेकेंड, जिस भी वेरिएबल को आप यहाँ पे अंदर कंपोज करना चाह रहे हो तो उसको आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। फिर हमने देखा कि वाइट स्पेसेस, टैब्स और नेक्स्ट लाइंस को कैसे लिख सकते हो। वाइट स्पेसेस या टैब्स ऐड करने के लिए टी का यूज़ करेंगे, बैकवर्ड स्लैश और टी, या फिर बैकवर्ड स्लैश और एन। और फिर हमने लास्ट पे देखा था कि आप वाइट स्पेसेस को ऐड करने के बाद उनको निकाल कैसे सकते हो, और फिर प्रीफिक्सेस को आप कैसे निकाल सकते हो। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि आपने ये अवॉइड कैसे करने हैं अपने स्ट्रिंग्स के एरर्स को, ठीक है। ओवरव्यू हो गया या फिर कोई चीज़ रह गई है? जिसने ओवरव्यू लेना था वो ऑफलाइन हो गया। चलो जी, मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको ग्रुप के अंदर अब एक असाइनमेंट भेजता हूँ, वो आप क्लियर करें। आई होप कि अभी यहाँ तक जितना पढ़ा है वो समझ आ गया होगा। इसका अभी भी प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज भूल जाएगा ये सारा। चलें जी, ग्रुप के अंदर आ जाएं। अल्लाह हाफिज़।